हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोग का रवि सर। मैं फिर से आज कुछ कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, कुछ ट्रिक्स लेके आया हूँ जो बहुत कम समय में आप लोगों को बहुत सारे फार्मूलाज एक बार में ही याद करवाते हैं। और फिजिक्स के फार्मूलाज को याद करना बहुत मुश्किल होता है बच्चों को। तो ये बच्चे ये छोटे छोटे क्लास से लेके बच्चे 9 क्लास 10 क्लास 11 12 और भी एडवांस क्लास के जितने भी बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं और पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वगैरह जहाँ पर भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, हिंदुस्तान के जिस कोने में भी हों, उनको ये बहुत हेल्प करेगा। ये फार्मूला चार्ट बहुत छोटे समय में कोशिश कर रहा हूँ इसको ख़त्म करने की, और बहुत ही कम समय में ये ख़त्म हो जाएगा। देखिए ध्यान से, कुछ फार्मूलाज ऐसे आपको मिलेंगे जिस फार्मूला को याद करने में आपको दिक्कत होता हो, पर वो बहुत जल्दी आसानी से याद हो जाएगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हम सबको मालूम है कि वेलोसिटी क्या आएगा, या हर किसी को मालूम है। वेलोसिटी को अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे, वेलोसिटी बाई टाइम अगर हम बोलेंगे तो आप बोलोगे एक्सेलरेशन। पर कभी सोचा है आपने कि एक्सेलरेशन को अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन को अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो आएगा जर्क। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर लिख के थोड़ा दिखाता हूँ आपको तो समझ में आएगी। जैसे कि मान लीजिए आपको हम लिख के दिखाएं कि सर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है, तो आप बोलिएगा वेलोसिटी होती है। फिर मैं आपसे पूछूंगा वेलोसिटी बाई टाइम क्या होती है, तो आप मुझको एक्सेलरेशन बोलिएगा। फिर मैं अगर आपसे पूछूँ एक्सेलरेशन बाई टाइम क्या होता है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं ये चीज़ का आंसर नहीं दे पाएंगे। इसको हम लोग जर्क कहते हैं। और जो एनहेंस्ड और जो मान लीजिए जो एडवांस क्लासेस के बच्चे होते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, थोड़ा एडवांस फिजिक्स पढ़ते हैं, वो बच्चे बोल सकते हैं। 11 12 के बच्चे बोल सकते हैं, पर 9 10 के बेसिस पे बच्चे बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। बट मैं उनको ये ट्रिक दे रहा हूँ, मेमोनिक बता रहा हूँ, ये याद करने की तरीका बता रहा हूँ कि आप एक्सेलरेशन बाय टाइम लिखिए, आपको जर्क पता चल जाएगा। फिर आपसे कोई पूछे कि जर्क बाय टाइम क्या होगा, तो जर्क बाय टाइम को बोलिएगा स्नैप बोलिएगा, इसको बोलते हैं स्नैप। फिर स्नैप बाय टाइम क्या होता है? स्नैप बाय टाइम को हम लोग बोलते हैं क्रैकल बोलते हैं। और क्रैकल बाय टाइम क्या होता है? क्रैकल बाय टाइम हमारा पॉप होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसको हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन को हम लोग जर्क कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ जर्क उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्नैप कहते हैं। और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्नैप को हम लोग क्रैकल कहते हैं। और रेट ऑफ चेंज ऑफ क्रैकल इसको पॉप कहते हैं। तो इसको इस तरीके से बोलते हैं। तो याद रखिएगा, यही चीज़ मैंने देखी, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन को हम लोग जर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ जर्क इज कॉल्ड स्नैप। इस तरीके से फॉर्मुलाज को हम लोग इनहेंस करते हैं। इस चीज़ को मैंने पूरा बॉटम तक खत्म कर दिया है। ये आपको एडवांस फिजिक्स में मिलेगा ये सब चीज़ें आपको, ठीक है। और मान लीजिए कोई बच्चा अगर फिजिक्स में ऑनर्स करता है, काफ़ी हाई लेवल पर पढ़ाई करता है, तो उसको ये सब चीज़ें मालूम होती है। पर मैं पूरा कोशिश करूँगा कि मेरे छोटे छोटे बच्चों को लेके सब बच्चों को ये सब चीज़ें एडवांस फिजिक्स के बारे में नॉलेज हो बच्चों को। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको बोल सकता हूं, अब डिस्प्लेसमेंट आपको निकालनी है तो इस टी को इधर भेज दीजिए। क्या होगा? डी इक्वल्स टू वी इंटू टी होगा। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया? वी इंटू टी हो गया। ठीक उसी प्रकार से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा बताइए मेरे को। इस टी को इधर भेज दीजिए, ध्यान से इसको इधर भेजिए। तो देखिए ए इंटू टी, क्या ये तो वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए? ए इंटू टी हो जाएगा। इसको इधर भेजिए, देखिए फिर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जैकल इंटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको इधर भेजिए, देखिए फिर जैकल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए मेरे को? ये स्नैप इंटू टाइम हो जाएगा। ठीक, वही सब चीज़ मैं यहाँ पे लिखा हूँ, देखिए ध्यान से। वी इक्वल्स क्या लिखा हुआ है? ए इंटू टी इक्वल्स टू वी लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं आप? देखिए ए इंटू टी इक्वल्स टू वी लिखा हुआ है, देखिए जे इंटू टी इक्वल्स टू ए लिखा हुआ है, देखिए जे इंटू टी इक्वल्स टू ए लिखा हुआ है। तो बस मैंने क्या किया, ये जो डिवीजन फॉर्म में था, बस मैंने फॉर्मूला को ऐसे लिखा और चीज़ों को इस तरीके से बदल दिया। आप भी इन चीज़ों को बदल सकते हो, आप भी इन सब चीज़ों को बदल सकते हो। वी बाई टी, देखिए वी बाई टी लिखा हूँ, इक्वल्स टू क्या लिखा है? ए। तो इस टी को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए मैंने टी को इधर भेज दिया, तो वी इक्वल्स टू क्या हो गया? ए टी हो गया। ठीक ना, देखिए ए और टी था इक्वल टू जे था, तो मैंने टी को इधर भेज दिया, तो क्या हो गया? ए इक्वल्स टू जे इंटू टी हो गया। ठीक है, और ये टी को इधर भेज दीजिए, देखिए क्या हो गया? एस इंटू टी, इधर जे हो गया। इस टी को इधर भेज दीजिए तो एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए मेरे को? सी इंटू टी हो जाएगा। इस टी को इधर इस टी को इधर भेज दिए तो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पी इंटू टी हो जाएगा। तो यही सब तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए सी इक्वल्स टू पी इंटू टी। देखिए यहाँ पर चीज़ों को आप मिलाइए, देखिए आपको समझ में आएगी। देखिए एस इक्वल्स टू सी टी, देखिए एस इक्वल्स टू सी टी, देखिए जे इक्वल्स टू एस टी। इस तरीके से आप चीज़ों को याद करने का और एक तरीका बताया मैं आपको, जो याद कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। और एक बात, अब देखिए जब वेलोसिटी को हम लोग मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो मोमेंटम आता है, याद रखिएगा। वेलोसिटी को अगर फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए पावर आएगा। ये टर्म मुझे कोई भी याद रखना पड़ेगा। मैं आपको बता दिए कि आप जब 10वीं तक हो या 11वीं तक हो या 12वीं तक भी आप पढ़ते हो ना, तो नॉर्मल अगर वेलोसिटी की जो फॉर्मूलाज आती है, जहाँ पे स्टार्ट, जैसे मान लीजिए आप वर्क पावर एनर्जी चैप्टर जैसे पढ़ते हो, ऐसा चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी, मोशन चैप्टर है ऐसा, मोशन में तो हालांकि नहीं आता, पर वर्क पावर एनर्जी चैप्टर जो है ये तीन चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूज होता है। कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा कि वेलोसिटी इंटू फोर्स इक्वल्स टू पावर होता है, वेलोसिटी इंटू मास इक्वल्स टू मोमेंटम होता है, वेलोसिटी बाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट
ग्रेडियंट होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इससे अभी एनहेंस्ड आपको नहीं मिलेगा, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा, ये मैंने फॉर्म आपको बताया। अब देखिए एक्सेलरेशन को अगर मास से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप सबको मालूम है फोर्स मिलता है, पर उस देखिए फोर्स इस मास के रिलेटेड कितने सारे फॉर्मूलाज बन सकते हैं। जैसे कि मास ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वेट मिलेगा। अब देखिए वेट को मैंने यहाँ पे इक्वल टू लिखा है कि वेट को हम लोग नॉर्मल फोर्स के इक्वल टू कहते हैं। अभी वेट और नॉर्मल फोर्स का मतलब एक थोड़ा सा एग्जांपल दे दूँ। जैसे कि मान लीजिए एक सरफेस है और सरफेस से आप एक ब्लॉक रखे हो, मान लो एक ब्लॉक, एक ईटा रखे हो, तो आपको मालूम है नीचे ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है इसको, और जो ग्रेविटी जिस फोर्स से इसको टानेगी इस फोर्स को हम लोग कहते हैं एफ इक्वल्स टू क्या कहते हैं, mg कहते हैं, मास इंटू ग्रेविटी। मतलब इस ब्लॉक का जो वेट रहा होगा वो ब्लॉक का वेट जो है नीचे ड्यू टू ग्रेविटी के कारण क्या हो रही है, नीचे वो एक्ट कर रही है। ठीक इसी को, इस फोर्स को कैंसिल आउट करने के लिए ऊपर भी एक फोर्स काम करती है, वो फोर्स को हम लोग कहते हैं नॉर्मल फोर्स कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल फोर्स। आप तो सोचिए ना, अगर ये किताब इस टेबल के ऊपर रखा हुआ है तो ये किताब टेबल के नीचे क्यों नहीं गिर जा रहा है, ये जमीन के भीतर क्यों नहीं घसक जा रहा है, क्योंकि इसकी जो खुद की वेट है, नीचे जो mg लग रही है, खुद की जो वेट लग रही है, ठीक उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स जो है ना ऊपर की तरफ भी लग रहा है, और उस ऊपर के फोर्स को हम लोग कहते हैं नॉर्मल फोर्स कहते हैं। जैसे कि जब कोई पानी में आप देखते हो, जब कोई किसी बकेट को आप डालते हो तो वो डूबता नहीं है, वो आपको मालूम है ना, बकेट डूबेगा नहीं, वो क्या करेगा, बहुत सारे पानी को क्या करेगा, ऊपर ला देगा, बहुत सारे पानी को क्या करेगा, वो ऊपर ला देगा, वो बकेट डूबता नहीं है। क्यों मालूम है, क्योंकि एक ऊपर फोर्स काम करती है, ऊपर एक फोर्स लगती है, दाएं बाएं तो फोर्स लगते हैं, उसको हम लोग प्रेशर कह देते हैं, पर ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग अप थ्रस्ट कहते हैं। तो वर्टिकल जो फोर्स होता है ना, जो पानी के अगेंस्ट लगती है ना, उसको हम लोग कहते हैं अप थ्रस्ट फोर्स। उसी प्रकार से जब आप कोई ब्लॉक को जब किसी सरफेस के ऊपर रखते हो ना, तो नीचे तो ग्रेविटी तो लगती है, पर उस ग्रेविटी के फोर्स को कैंसिल आउट करने के लिए जो ऊपर फोर्स लगती है उसको हम लोग नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो हमेशा रखिएगा वेट के अपोजिट में अगर कोई फोर्स लगती है तो उसको हम लोग नॉर्मल फोर्स कहते हैं, ये बात ऐसे याद रखिएगा। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए ये जो ब्लॉक, जैसे कि मान लीजिए एक बकेट है, उसमें पानी रखा हुआ है, उसमें आपने क्या किया, देखिए एक ग्लास रख दिया या मग डाल दिया आपने, पर मग डूबा नहीं है। देखिए तो नीचे आप क्या करते, जब इसको हाथ से फोर्स लगाते हो ना, नीचे की तरफ फोर्स लगाते हो तो नीचे ऊपर से एक फोर्स जाती है इसके ऊपर, और ये ऊपर यहाँ से एक, और आप जो फोर्स लगा रहे हो ऊपर से एक ऐसे फोर्स लगा रहे हो। ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचती है, आपको मालूम है ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचेगी, तो यहाँ पे देखिए ग्रेविटी अगर नीचे खींचेगी तो ऊपर एक फोर्स जाएगी, जो फोर्स क्या करती है, इसको क्या करती है, कंपनसेट करती है, या कहीं ना कहीं ये फोर्स ज़्यादा होता है इसलिए ग्रेविटी को ये क्या करती है, ग्रेविटी कहीं ना कहीं कम होती है, ये फोर्स ज़्यादा होता है इसलिए डूबता नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो फोर्स जो है, जो ग्रेविटी से ज़्यादा है, इसको हम लोग कहते हैं अप थ्रस्ट फोर्स कहते हैं, इसी को हम लोग अप थ्रस्ट कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है, वर्टिकल लग रहा है इसलिए अप थ्रस्ट फोर्स है, अगर दाएं बाएं लेफ्ट राइट लगता है, अगर नीचे लगता है तो ग्रेविटी फोर्स कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, लेफ्ट राइट लगता है तो नॉर्मल फोर्स कहते हैं, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है तो उसको थ्रस्ट कहते हैं। ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्शन के ऊपर हमने इसका डिफिनेशन भी चेंज कर दिया, डायरेक्शन चेंज हुआ, डिफिनेशन भी चेंज हुआ। फोर्स ऊपर लगा तो थ्रस्ट, फोर्स नीचे लगा तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, अगर लेफ्ट लगा और राइट लगा, कहीं ऐसा लगा तो इसको हम लोग नॉर्मल फोर्स कहते हैं। इस तरीके से चीज़ों को डिफाइन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर मैंने आपको कहा, अब याद रखिएगा m इक्वल्स टू क्या होता है, मास को अगर c डेल्टा t से मल्टीप्लाई करते हो, मास मतलब क्या होता है बेटा, मास तो आपको किसी भी बॉडी की मास मालूम है, अगर इसको c इंटू डेल्टा टी, अब डेल्टा टी का मतलब क्या, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, पहले 30 डिग्री सेल्सियस था, फिर 35 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो टेम्परेचर आपने चेंज किया, तो चेंज इन टेम्परेचर लिखा हूँ। और c मतलब क्या होता है बेटा, c मतलब होता है स्पेसिफिक हीट होती है, हर एक बॉडी का अपना अपना स्पेसिफिक हीट होता है। जैसे कि पानी को मान लीजिए 1 ग्राम, जैसे कि मान लीजिए आपने 1 kg वाटर लिया है, 1 kg वाटर का आप चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप 1 kg वाटर लिए हो और 1 kg वाटर का मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है, 1 डिग्री टेम्परेचर का, 1 डिग्री वाटर जो है, 1 डिग्री जो वाटर है उसकी जो टेम्परेचर कितनी है, 25 डिग्री सेल्सियस है मान लीजिए। ठीक है, आप चाहते हो कि ये 25 से क्या हो जाए, 26 डिग्री हो जाए, कितना, 26 डिग्री हो जाए, मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर का मुनाफा हो। तो ये इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, इसमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा, हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो जो हीट सप्लाई करोगे ना, तो वो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो इसकी प्रॉपर्टी होगी ना, इसकी जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होगी, उसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट कहते हैं। स्पेसिफिक मतलब होता है पर्टिकुलर, और हीट मतलब इतना अमाउंट ऑफ हीट। तो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट जब आप सप्लाई करोगे ना 25 डिग्री सेल्सियस को, माने ये 1 kg वाटर को, तो 26 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी को हम लोग, इसकी फार्मूला को हम लोग बोलते हैं। तो ये जो हीट सप्लाई करोगे वो हीट डिपेंड करती है मास के ऊपर, स्पेसिफिक हीट के ऊपर, और चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो वही मैं लिखा हूँ Q इक्वल्स टू mCT लिखा हूँ, याद रखिएगा ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनामिक्स में इसका इस्तेमाल होता है। उसी प्रकार से लिखा हूँ मैं m इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी लिखा हूँ, G इंटू H लिखा हूँ। याद रखिएगा बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आप लोग को मालूम होगा,
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। तो वही मैं लिखा हूँ, mgh से मल्टीप्लाई कीजिए तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। उसी प्रकार से मास को अगर एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मालूम है फोर्स मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक अच्छा सा बात है, मास इनटू लैटिन, ये जो LV लिखा हूँ ना, लैटिन यूनिट ऑफ वेपराइजेशन लिखा हुआ है, और इसका मतलब क्या था, एनर्जी। तो एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है जो थर्मोडायनामिक्स में आप लोग पढ़ोगे, थर्मोडायनामिक्स में जो आप लोग पढ़ोगे, तो एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू लैटिन हीट ऑफ वेपराइजेशन, ऐसे कह सकते हो, या एनर्जी इक्वल्स टू कहते हो मास इनटू लैटिन हीट ऑफ फ्यूजन कह सकते हो। इसका मतलब क्या होता है ये थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो वीडियोस बहुत बड़ा बन जाएगा, फिर आप लोग शायद उतना देर तक पेशेंस रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे, वो मुश्किल बात है। अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ हम देखेंगे, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि हाँ आपको देखना है, आपको जानना है इन सब चीज़ों के बारे में, तो मुझे कमेंट कीजिएगा कि हाँ मुझे जानना है, तो मैं जरूर एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा। तो एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू लैटिन हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू लैटिन हीट ऑफ फ्यूजन होता है। ये थर्मोडायनामिक्स में इसका इस्तेमाल हम लोग सीखेंगे, ठीक है। ठीक है, ये हो गई। चलो आते हैं फोर्स पे, चलाते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फोर्स का एक डिफरेंट फार्मूलाज होता है। तो फोर्स का जो मैक्सिमम पॉसिबल जो फार्मूलाज होते हैं वो मैंने यहाँ पे कवर करने की पूरा कोशिश किया है, और मैंने कवर भी किया है, आपको शायद हेल्प करेगा चीज़ों को बहुत जल्दी याद रखने में। देखिए जैसे कि फोर्स को अगर एरिया से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, प्रेशर आएगा। फोर्स को एरिया से डिवाइड करने से और एक चीज़ आता है, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेस कहते हैं, जो मैंने पे नहीं लिखा है हालांकि, पर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, क्या कहते हैं इसको, स्ट्रेस कहते हैं, याद रखिएगा, स्ट्रेस कहते हैं। फोर्स को अगर एरिया से डिवाइड कीजिएगा तो स्ट्रेस आएगा। फोर्स को अगर पर्टिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टॉर्क आएगा, याद रखिएगा। ये सब इस्तेमाल होता है दरवाजा खोलने वोलने में इस्तेमाल होता है, या और भी बहुत जगहें हैं जहाँ पर किसी भी चीज़ को जब खोलना बंद करते हैं ना, जब किसी सिस्टम को हम लोग खोलते हैं या बंद करते हैं तो वहाँ पे टॉर्क का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ये क्या होता है बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं, चैप्टर मैंने एक्सप्लेन भी किया है हालांकि ये। तो फोर्स इंटू पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम लोग टॉर्क कहते हैं। फोर्स डिवाइड बाई चार्ज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखिएगा। फोर्स इंटू टाइम को हम लोग कहते हैं इंपल्स कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब तो चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में इस्तेमाल होगा, जब क्लास 12 में आप लोग पढ़ोगे तो उस समय पढ़ोगे फोर्स बाई चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। फोर्स इंटू टाइम को इंपल्स कहते हैं। हालांकि आप जैसे कि आपको मालूम है, जैसे कोई एक गेंदबाज है, जब वो बॉल को कैच करता है तो अपने हाथों को पीछे करके वो बॉल को कैच करता है, देखिएगा हमेशा। क्यों करता है मालूम, क्योंकि फोर्स उसको कम से कम लगे। तो देखिए असल में फोर्स कम से कम इसलिए लगे क्योंकि देखिए जब फोर्स कम लगेगा, जब फोर्स कम तब लगेगा आपके हाथ में जब टाइम आप बढ़ा दोगे। तो इसीलिए इंपल्स की जो फॉर्मूला होती है, मान लीजिए आई से डिनोट किया हूं तो F इंटू टी होता है। तो फोर्स घटाना है आपको तो टाइम बढ़ाना है। इसका मतलब इसलिए जब कोई गेंदबाज जब कोई बॉल कैच करता है, जब बॉल कैच करता है तो हमेशा हाथों को पीछे करके कैच करता है, क्योंकि फोर्स इससे कम लगेगा और टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वो ले पाएगा। फोर्स डिवाइड बाई लेंथ, फोर्स को अगर लेंथ से डिवाइड कीजिए तो हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन या स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कीजिए तो उसको हम लोग पावर कहते हैं, याद रखिएगा। उसी प्रकार से आपको मालूम है फोर्स की अगर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पावर आएगा। दो जगह लिख दिया, सॉरी, ठीक है। फोर्स को अगर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वर्क आएगा, और वर्क में अगर मान लीजिए इंटरनल एनर्जी को अगर ऐड कीजिएगा तो हीट आएगा। ये याद रखिएगा, ये बात भूलिएगा नहीं कि वर्क जो होता है असल में क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी जो होती है हमारी, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है, इंटरनल एनर्जी को हीट माइनस W होता है, वर्क होता है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये क्या है, थर्मोडायनामिक्स मतलब होता है कि जब आप, असल में ये चैप्टर क्या डिस्कस करता है बताता हूँ। थर्मोडायनामिक्स का मतलब ये होता है, ये वो चैप्टर है जब किसी आप एनर्जी को दूसरे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हो वो हीट या वर्क के द्वारा, तब उसको हम लोग कहते हैं थर्मोडायनामिक्स, उस चैप्टर का नाम हो जाता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन है डेल्टा U इक्वल्स टू Q माइनस W होता है। तो वही यहाँ पे लिखा हूँ। अब इस W को आप चाहो तो इधर लाके भेज सकते हो। तो ये डेल्टा U इक्वल्स टू क्या हो गया, डेल्टा U इक्वल्स टू हो गया W इक्वल्स टू Q हो गया। तो हीट का फॉर्मूला क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी प्लस W हो गया। तो वही लिखा हूँ मैं, वर्क प्लस इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट होता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा ना, हीट में से वर्क माइनस कीजिएगा तो इंटरनल एनर्जी निकलेगा। तो मैंने हीट माइनस से माइनस वर्क कर दिया, ये वर्क है, वर्क माइनस कर दिया तो क्या निकल गया, तो हमारा क्या निकल गया, इंटरनल एनर्जी निकल गया। तो बेटा इंटरनल एनर्जी का एक्सप्लेनेशन कौन करता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स करता है। आशा करता हूं कि जितनी भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे जितना भी बताया आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा, जहाँ पे कोई टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आ रही तो मुझे बताइएगा, मैं जल्दी जल्दी खत्म करने की इसलिए कोशिश किया कोई वीडियो लंबा ज़्यादा ना बने और आप लोग देख पाएँ चीज़ों को और चीज़ों का अच्छा से यूज़ कर पाएँ। तो बच्चे मेरे अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने आप को तेज कीजिए, अपने फ्यूचर को ब्राइट कीजिए। मैं आपसे यही आशा और अनुरोध करता हूं कि अपने जीवन को अपने हाथ से खुद अच्छे सुंदर से बनाइए। आपका दोस्त, आपका टीचर रवि सर।